मनाली के छोटे से एयरपोर्ट के बाहर की चहल-पहल के बीच कुणाल ने अनिका से पूछा, "अरे मिस मिस, आप अपना नाम तो बताती जाओ।" इसे सुनकर अनिका ने कुणाल को देखते हुए अपनी आँखों से काला चश्मा निकाला और बड़े ही तेज और रंगीली नज़र से कुणाल को देखते हुए बिना किसी हाव-भाव के धीरे से कहा, "अनिका गुलेरिया।" कुणाल ये सुनकर दंग रह गया। वो कन्फ्यूज़ में खड़ा सोच रहा था कि इस खूबसूरत लड़की ने अपने नाम अनिका क्यों बताया होगा। लेकिन तभी टैक्सी के अंदर बैठे अनिका ने कुछ कुणाल के पीछे खड़े ड्राइवर के हाथ का बोर्ड दिखाते हुए कहा, "तुम अनिका गुलेरिया को पिक करने आए हो ना?" अब तक कुणाल भी अनिका के नाम वाले बोर्ड को देख चुका था। उसने सोचा कि टैक्सी में बैठी लड़की बस वो बोर्ड पर लिखा नाम पढ़ रही थी। इसलिए कुणाल ने आगे बढ़कर कहा, "अरे! उस मोटी को तो मैं टैक्सी में भेज दूँगा। आप दोनों आराम से मेरे साथ कार में चलिए ना।" कुणाल की ये बात सुनकर अनिका ने उसे एक एरोगेंट स्माइल दी और टैक्सी ड्राइवर को टैक्सी चलने के लिए कह दिया। कुणाल के मुँह पर धुआँ, छोटी टैक्सी रफ्तार पकड़कर कुणाल के सामने निकल गई। 2 पल के लिए कुणाल महसूस हुआ, लेकिन तभी उसे कुछ याद आया। हड़बड़ाहट में उसने ड्राइवर के हाथ से बोर्ड लिया और ड्राइवर को कहा, "तू फटाफट इस टैक्सी के पीछे जाकर मैडम का पीछा कर और मुझे ये बता कि वो कौन-सी होटल में रुकी हैं। और सुन, उन्हें बिल्कुल शक नहीं होना चाहिए। चल भाग।" ड्राइवर झट से गाड़ी निकाला और अनिका की गाड़ी का पीछा करने लगा। एयरपोर्ट से मनाली लगभग 1 से डेढ़ घंटे का रास्ता था। रिया ने वापस अपने कान पर हेडफ़ोन्स लगाए और वो टेबलेट पर गेम खेलने में बिज़ी हो गई। वैसे रिया को देखकर कोई भी ये नहीं कह सकता था कि वो एक लड़की है। जीन्स, स्पोर्ट्स शूज़, टी-शर्ट, छोटे बाल और सर पर कैप। रिया की उम्र भले ही छोटी थी, मगर उसका मॉडर्न टेक्नोलॉजी पर काफ़ी ज़्यादा प्रभाव था। गेमिंग की दुनिया में रिया सूट एंजल के नाम से काफ़ी पॉपुलर थी। रिया को गेम खेलते हुए देख अनिका सोच रही थी कि पता नहीं रिया को मनाली लाकर उसने कहीं सही काम किया था या गलत। मोबाइल की रिंग से अनिका अपने ख्यालों से बाहर आई तो उसने देखा कि उसके पापा गौतम बार-बार अनिका को कॉल किए जा रहे थे। अनिका ने बिना फ़ोन उठाए अपने मोबाइल को साइलेंट मोड पर किया और आँखें बंद करके बैठी रही, मानो जैसे वो आने वाले तूफ़ान के लिए खुद को मन ही मन तैयार कर रही हो। अगले 1 घंटे में अनिका की टैक्सी मनाली की सबसे बड़ी 5 स्टार होटल पैराडाइज़ इंटरनेशनल में दाखिल हुई। लेकिन उसका पीछा कर रहा राजू को होटल के मेन गेट पर ही रोक दिया गया। होटल का बेल बॉय अनिका का इंतज़ार पहले से कर रहा था। अनिका के आते ही बेल बॉय उसका सामान उसके लेकर लिफ्ट की ओर ले गया। होटल का प्रीमियम फर्नीचर, आकर्षक एम्बियंस और बेकमिंग स्टाफ को देखकर समझ में आ रहा था कि क्यों देश-विदेश के आए टूरिस्ट मनाली की इस शानदार होटल में रुकना पसंद करते थे। बेल बॉय ने अनिका को लिफ्ट की तरफ ले जाते हुए बोला कि उसका बुकिंग प्रेसिडेंट सूट में है, जो होटल के टॉप फ्लोर पर है। लिफ्ट के दाखिल और होते ही बिल बॉय ने 24वें फ्लोर का बटन दबाकर अनिका से कहा, "मैडम, इस टॉप फ्लोर पर सिर्फ 2 ही अपार्टमेंट्स हैं, एक आपका और दूसरा हमारे होटल के मालिक मिस्टर रोहित मारवाह का। वो अपने बेटों और छोटे भाई के साथ यहीं रहते हैं।" कुछ ही पल में लिफ्ट 24वें माले पर पहुंची गई। लिफ्ट का दरवाजा खुलते ही अनिका ने देखा कि यह फ्लोर होटल के बाकी फ्लोर से ज़्यादा सुकून वाला था। इतना सुकून जितना अनिका ने शायद अपने घर पे भी महसूस न किया हो। अनिका के रूम के पास जाकर बिल बॉय ने कार्ड से दरवाज़ा अनलॉक किया और वो कार्ड अनिका के हाथ में देकर सामान वहीं छोड़कर चला गया। रिया अभी भी गेम खेलने में बिजी थी। अनिका रिया को रूम के अंदर ले आई और उसने रूम का दरवाज़ा बंद किया। रेसिडेंटल स्वीट एक काफ़ी लग्जरी अपार्टमेंट था। मॉडर्न और कंफर्टेबल बेडरूम, एक शानदार लिविंग एरिया और बड़ी ही बालकनी जहाँ से पूरा मनाली का नज़ारा दिखाई दे रहा था। यहाँ रेसिडेंटल सैल्यूट हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता था, क्योंकि कमरे का दिन का किराया 25,000 था। मगर वर्ल्ड फेमस न्यूरोसर्जन डॉक्टर अमृता उर्फ अनिका को इससे क्या फ़र्क पड़ने वाला था। थोड़ी ही देर नई जगह का आनंद उठाने के बाद रिया थक कर बिस्तर पर सो गई थी। अनिका प्यार से उसे चादर ओढ़ा रही थी। तभी उसका फ़ोन वाइब्रेट हुआ। अनिका ने देखा कि उसके पापा गौतम का फ़ोन आ रहा था। अनिका की आवाज़ से कहीं रिया जाग न जाए, इसलिए हड़बड़ाहट में अनिका बेडरूम से बाहर आकर बेडरूम का दरवाज़ा बंद करके फ़ोन उठाई। जैसे ही अनिका ने फ़ोन उठाया, गौतम ने गुस्से से तिल मिलाकर कहा, "अनिका, व्हाट काइंड ऑफ बिहेवियर इज़ दिस? कुणाल 2 घंटे से एयरपोर्ट पर तुम्हारा इंतज़ार कर रहा था। तुम उसके साथ आई क्यों नहीं? कहाँ हो तुम?" इस पर बड़े ही शांत अंदाज में अनिका ने अपने पापा से कहा, "बस आ रही हूँ मैं।" ये कहते ही अनिका ने फ़ोन काट दिया। न जाने क्यों, लेकिन अनिका काफ़ी डिस्टर्ब हो गई थी। गौतम ने बचपन से लेकर आज तक अनिका के साथ चाहे जैसा भी व्यवहार किया हो, आखिर वो थे अनिका के पापा ही, जिसने अनिका 6 साल बाद मिलने वाली थी। अनिका ने कुछ सोचकर होटल में रूम बाहर से लॉक किया था और वो होटल की लॉबी में लिफ्ट के पास आकर लिफ्ट के आने का इंतजार करने लगी। तभी अनिका के फ़ोन पर उसकी असिस्टेंट राजलक्ष्मी का फ़ोन आया। अनिका ने फ़ोन पिक किया तो राजलक्ष्मी ने अनिका का हाल पूछते हुए कहा, "मैडम, आशा करती हूँ कि आप फ्लाइट सेफ और कंफर्टेबल थी और आपकी नींद भी पूरी हुई होगी। याद है ना आपको रोज़ कंपल्सरी सोई 8 घंटे सोना ही है?" अनिका उसकी बात को काटते हुए कहती है, "हाँ, हाँ, याद है। तुम ये बताओ, तुमने मुझे फिर से यही बात बताने के लिए फ़ोन किया है, जो तुम पिछले 1 महीने से रोज़ मुझे बताती आ रही हो, या आज कुछ नई बात बताने के लिए फ़ोन किया है?" राजलक्ष्मी थोड़ा हिचकिचाते हुए बोली, "अरे मैडम, वो फिर से वो बिज़नेस टाइकून रोहित मारवा का मेल आया है। वो अपनी दादी का इलाज इलाज देश की सबसे बड़ी न्यूरोसर्जन डॉक्टर अनीता यानी कि आपसे पास करवाना चाहता है। इस वक्त वो मनाली में ही है और आपके भी मनाली में हैं। तो मैंने सोचा कि आप अब मैं अपॉइंटमेंट फिक्स कर दूँ?" लेकिन तभी अनिका ने कड़ा शब्दों में कहा, "बिल्कुल नहीं, ये बड़े लोग अपने बुजुर्गों की चिंता का सिर ढोंग करते हैं। इनका असली मकसद तो कुछ भी और होता है। बुजुर्गों की प्रॉपर्टी, बिज़नेस या और कुछ। हमें इन लोगों से दूर ही रहना चाहिए। और वैसे भी मनाली आने के पीछे मेरा मकसद कुछ और है। उस मकसद से मैं अपना पर ध्यान पर नहीं भटकाना चाहती हूँ। और हाँ, राजलक्ष्मी, ये मत भूलो कि मैं इस वक्त ऑफिशियल लीव पर हूँ।" राजलक्ष्मी अनिका की असिस्टेंट ही नहीं बल्कि उसकी दोस्त भी थी। इसलिए उसने अनिका का मूड लाइट करते हुए कहा, "ओके मैम, एज़ योर विश। मगर एक बात बता दूँ, मैंने सुना है कि रोहित मारवा की पर्सनैलिटी काफ़ी डेसिंग है। टॉल, डार्क, हैंडसम और हाँ, इतनी सी उम्र में इतना बड़ा बिज़नेस टाइकून, देश की काफ़ी लड़कियाँ उनसे सिर्फ बात करने को हर मिटने को तैयार होती हैं। और आपकी रोहित मारवा से खुद मिलना चाहता है और आपसे अपॉइंटमेंट कर रही है। अगर आप लाइफ में थोड़ा सा रोमांस आ जाता है तो इसमें नुकसान क्या है? बाकी आपकी मर्ज़ी, सोच लो। रोहित रोहित का फ़ोटो भेजूँगी?" अनिका समझ गई थी कि राजलक्ष्मी अब उसकी टांग खींच रही थी। तभी अनिका ने लिफ्ट के ऊपर आता देख राजलक्ष्मी ने जल्दी-जल्दी से कहा कि, "अगर ऐसा है तो कुछ एक काम करो, तुम ही उसे डॉक्टर अमिता बनकर मिल लो। वैसे भी यहाँ डॉक्टर अमिता के चेहरे से कोई नहीं जानता। यहाँ तो सिर्फ अनिका गुलेरिया हूँ। अब चलो फ़ोन रखो।" लेकिन राजलक्ष्मी ने भी जल्दी-जल्दी से बोला, "ठीक है, ठीक है। होप यू एन्जॉय योर वेकेशन। और हाँ, रोहित की फ़ोटो भेजूँगी, एक बार देख के ज़रूर लेना।" इससे पहले कि राजलक्ष्मी अपनी बात पूरी कर पाती, अनिका हँसते-हँसते फ़ोन काट देती है। लेकिन इससे पहले कि अनिका लिफ्ट के अंदर जा पाती, लिफ्ट वापस बंद होकर नीचे चली जाती है। तभी अनिका को लगा जैसे मानो उसके पीछे कोई खड़ा हो। अनिका ने जैसे ही पीछे मुड़कर देखा, वो हैरान रह गई। पीछे रिया खड़ी थी। उसका चेहरा कुछ उखड़ा हुआ था और वो बस अनिका को एकटक देखी जा रही थी। अनिका को लगा कि रिया नींद से अचानक उठ गई होगी और जब उसने अनिका को पास नहीं देखा तो होगा, तो इसलिए ऐसे खड़ी होगी। इसलिए अनिका ने नीचे झुककर
प्यार से रिया के दोनों गालों पर किस किया और बोली मम्मी जल्द वापस आ जाएंगे और आते वक्त तुम्हारी फेवरेट चॉकलेट आइसक्रीम लेकर आएंगे, ठीक है चलो अब जाओ कमरे में और आराम करो, यहाँ तो अपनी फेवरेट वीडियो गेम खेलो। तभी वापस लिफ्ट आ चुकी थी। लिफ्ट का दरवाजा खुला और अनिका लिफ्ट के अंदर चली गई। अंदर जाकर अनिका ने रिया से फिर एक बार कहा सीधे रूम में चले जाना, हाँ मम्मी विल मिस यू एंड मम्मा लव्स यू। लिफ्ट का दरवाजा बंद हो गया और लिफ्ट नीचे जाने लगी। बाहर जाने की जल्दी में अनिका एक बात भूल रही थी कि उसने अपने कमरे का दरवाजा बाहर से बंद किया था, फिर भी रिया रूम से बाहर कैसे आ गई थी। अनिका की लिफ्ट के नीचे जाते ही अनिका के रूम के सामने वाले रूम का दरवाजा खुला और उसमें से एक 26-27 साल का हैंडसम आदमी बाहर आया। ब्लैक चमकीले लेदर सूट, ब्लैक ट्राउजिंग साइटर्स, व्हाइट शर्ट और ब्लैक ब्लेजर। किसी रियासत के राजकुमार से बिल्कुल कम नहीं लग रहा था। हाँ वो आदमी और लगे भी क्यों नहीं, क्योंकि ये आदमी था मारवा इंडस्ट्रीज का CEO रोहित मारवा। रोहित अपने कमरे से निकला और लिफ्ट के पास खड़े बच्चे की तरफ बढ़ते हुए और उस बच्चे को डांटते हुए रोहित ने कहा बेटा कितनी बार कहा है तुम्हें कि ऐसे ही बिना बताए कमरे से बाहर मत निकला करो, तुम मेरी बात सुनते क्यों नहीं हो। आर्यन जिस लड़की को रिया समझकर अभी कुछ ही पल पहले अनिका ने बात की थी, उसी बच्चे को रोहित दूसरे नाम से पुकार रहा था। लेकिन सच बात तो वो यही थी कि वो बच्चा रिया नहीं बल्कि आर्यन था। दरअसल अनिका जिस बच्चे को रिया समझ रही थी, बात कर रही थी, वो बच्चा मशहूर बिजनेस टाइकून रोहित मारवा का इकलौता बेटा आर्यन था। मारवा इंडस्ट्रीज का इकलौता वारिस आर्यन। और इन सब की सबसे मजेदार बात तो ये थी कि रोहित मारवा का बेटा आर्यन और अनिका की बेटी रिया दोनों की शकल एक दूसरे से मिलती जुलती थी। यकीन यानी कि रिया और आर्यन हम शकल थे। तो रोहित लॉबी में जिस बच्चे से बात कर रहा था वो दरअसल आर्यन ही था और यह अभी अनिका के कमरे से सो रही थी। रोहित आर्यन से बात कर रहा था लेकिन आर्यन की नजरें अभी भी लिफ्ट के दरवाजे पर जमी हुई थी। आर्यन की गोल मटोल आंखें और खूबसूरत मासूम सा चेहरा देखकर ऐसा मासूम होता कि जैसे उसने अभी आकाश से उतरता हुआ टिमटिमाता तारा देख लिया हो। रोहित ने पीछे से फिर से आर्यन को आवाज़ देते हुए कहा आर्यन ध्यान कहाँ है तुम्हारा, सुना नहीं बेटा अंदर चलो। रोहित आर्यन का हाथ पकड़ के उसे लगभग खींचते हुए रूम के अंदर ले जा रहा होता है। तभी आर्यन ने झटके से अपना हाथ छुड़ाकर रोहित से कहा मुझे चॉकलेट आइसक्रीम चाहिए। ये सुनकर रोहित को थोड़ा हैरान हो गया। हमेशा गुमसुम चाप रहने वाला आर्यन का बर्ताव आज रोहित को कुछ अजीब लग रहा था। रोहित ने तुरंत कुछ सोचकर अपनी जेब से फ़ोन निकाला और होटल के सीसीटीवी रूम के फुटेज कर उसके रूम के बाहर का सीसीटीवी फुटेज तुरंत मंगवाया। वो देखना चाहता था कि अभी लिफ्ट के पास आर्यन के साथ क्या हुआ था। कुछ ही पल में सिक्योरिटी इंचार्ज लैपटॉप पर सीसीटीवी से लेकर आया गया। फुटेज में रोहित ने जो वो देखकर हैरान दंग रह गया। आर्यन एक ऐसे बच्चा था जो किसी नबी से दूर बल्कि रिश्तेदारों से भी ज़्यादा बात नहीं करता था। ना ही उसके पापा के अलावा किसी के साथ मिक्स पता होता। लेकिन सीसीटीवी में आर्यन ने एक बिल्कुल अनजान औरत को अपने पास आने दिया, यहाँ तक कि उसे किस भी करने दिया। ये बात रोहित को बड़ी अजीब लगी। रोहित सोच रहा था कि ये कैसे हो गया। आर्यन बार बार दोहरा रहा था चॉकलेट आइसक्रीम चाहिए, मुझे चॉकलेट आइसक्रीम चाहिए। दूसरी तरफ अनिका गुलेरिया हाउस पहुंच गई थी। गुलेरिया हाउस उसका अपना घर था जो 6 साल पहले तक खंडहर जैसा था। लेकिन अनिका ने आज घर के मेन गेट में कदम रखा तो देखा कि घर का रूप रंग पूरी तरह से बदल चुका था। गार्डन फिर से हरा भरा हो चुका था और उसी हरे भरे बगीचे के बीचों बीच रंगीन लाइटों का शानदार फव्वारा था। घर के मेन गेट के अंदर आते अनिका को महसूस हुआ कि घर के अंदर पार्टी चल रही थी। अनिका ने गार्डन में खड़े हुए देखा कि वहाँ यंग लड़के लड़कियाँ अंग्रेजी गानों पर नाचते झूमते नजर आ रहे थे। तो वहीं कहीं एक बोर्ड लगा हुआ था जिस पर लिखा था हैप्पी बर्थडे कामनी। कामनी यानी अनिका की सौतेली बहन। उसी की बर्थडे पार्टी चल रही थी। तभी गार्डन के किसी कोने से एक लड़की की गिड़गिड़ाने की आवाज़ आई। अनिका ने आवाज़ की दिशा में घूमा तो देखा कि एक लड़की जमीन पर गिरी हुई थी। जैसे कि वो लड़की अपने कपड़े साफ करती हुई थी। अनिका को याद आया कि वो लड़की अनिका की बुआ की बेटी प्रीति थी। अगले साल मिस हिमाचल बनूंगी और उसके बाद मिस इंडिया। क्या तुम अब भी कहोगी कि तुम्हारी अनिका दीदी मुझसे ज़्यादा खूबसूरत है। डरी सही प्रीति ने दबी आवाज़ में कहा हाँ अनिका दीदी बहुत सुंदर है, हाँ अनिका दीदी सबसे ज़्यादा सुंदर है। कामनी के हाथ में अनिका का पुराना फोटो था जो अपनी सहेली को फोटो दिखाकर पूछ रही थी ध्यान से देखो इस मोटी को। ये पागल प्रीति कह रही है कि ये मोटी मुझसे ज़्यादा सुंदर दिख रही है। अब तुम लोग बताओ जिसे मोटी सुंदर लगे वो तो कोई पागल ही होगी ना। जमीन पर गिरी प्रीति दबी चली आवाज़ में कहती है अनिका दीदी सच में बहुत सुंदर है, बस उनका वजन थोड़ा सा ज़्यादा है। लेकिन इस बात पर तो कामनी तिलमिला उठी। यू स्पीड गर्ल तुझे पता भी है खूबसूरती क्या होती है। मुझे देख, मेरे फेस को, मेरे बॉडी को देख, ये खूबसूरती ऊपर से मैं मेडिकल स्टूडेंट हूँ और इस साल मिस मनाली कंपटीशन भी जीत चुकी हूँ। प्रीति की बात सुनकर सब हंस पड़े। कामनी ने बड़े ही स्टाइल और एटीट्यूड में चलते हुए सब लोगों से कहा अच्छा एक काम करते हैं वेटिंग कर लेते हैं, आप वोट करना है कि इस मोटी और मुझ में ज़्यादा खूबसूरत कौन है। ये बात कहकर कामनी ने अपने एक दोस्त से सिगरेट जलाने का लाइटर लिया और उससे अनिका की फोटो जला दी। दूर खड़ी अनिका चुपचाप ये सब देख रही थी। कामनी ने जले हुए फोटो के टुकड़े एक दूसरे के गिलास में मिला दिए और कहा तो गाइस क्या आप अपने वोट के साथ तैयार हो तो बोलो मुझे कितने वोट मिले। कामनी के सारे दोस्त अपना हाथ कामनी की वोट को देने के लिए एक साथ हवा में उठा लिए। बेचारी प्रीति सारे वोट तो मुझे ही मिल गए, तुम तो हार गई। चलो कोई बात नहीं, अब हार गई हो तो तुम्हें सजा भी मिलेगी ना। तो तुम्हारी सजा है कि तुम्हारी इस खूबसूरती मोटी के जले हुए फोटो की राख को मैंने इस जूस के गिलास में मिला दिया है, तुम्हें बस ये जूस को पीना है। लेकिन जैसे ही प्रीति ने उस जूस को पीने से मना किया कामनी के प्रीति के मुंह पर को अपने हाथ से पकड़कर उसके गालों को दबाया और कामनी ने प्रीति को जबरदस्ती वो जूस पिलाने की कोशिश की। लेकिन उसके पहले ही प्रीति के मुंह से जूस का गिलास डाल पाती एन वक्त पर एक हाथ आकर बीच में कामनी का हाथ पकड़कर उसे रोक लेता है। ये हाथ अनिका का था। अनिका ने गुस्से से कामनी का हाथ इतना कस के पकड़ा था कि कामनी की चीख निकल गई। बिन माँ की अनिका को बचपन में साक्षी बुआ से ही माँ का प्यार मिला था और प्रीति को माँ ने अनिका की ट्यूशन नहीं बल्कि सगी छोटी बहन हो। अनिका प्रीति की तरह आगे बढ़ी रही थी। इतने में उसे लगा कि प्रीति की हालत कुछ ठीक नहीं है। ऐसा लग रहा था कि जैसे काफ़ी वक्त से उसको सहेलियाँ उसका मजाक उड़ाकर उसका तमाशा बना रही हैं और इन सब की लीडर भी कामनी। हाथ में वाइन का गिलास, लाल रंग का बैकलेस टॉप, काले रंग का कामनी स्कर्ट और गोल्डन रंग की ऊंचाई हील्स में कामनी किसी ग्लैमरस मॉडल से कम नहीं लग रही थी। प्रीति ठीक से उठ पाए इससे पहले कामनी ने प्रीति को उसकी कलाई से पकड़कर जमीन की ओर पटक दिया। अनिका ने कामनी के हाथ से गिलास छीनकर कहा हार और जीत का फैसला खेल खत्म होने के बाद होता है और खेल अब तक तो खत्म नहीं हुआ है। अनिका ने जमीन पर गिरी हुई प्रीति को उठाया। प्रीति ने अनिका की आंखों को गौर से देखा। प्रीति इस आंखों को इस आवाज़ को पहचानती थी। वो समझ गई कि ये लड़की और कोई नहीं बल्कि उसकी अनिका दी थी। प्रीति अनिका का नाम लेकर तुरंत उसके गले लग गई। ये देखकर कामनी सौंप थी। उसकी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। वो समझ नहीं पा रही थी कि कल तक 120 किलो की अनिका आज इतनी फिर फाइन एंड गार्जियन कैसे दिखने लगी थी। ये चमत्कार हुआ कैसे। आसपास खड़े कामनी के सभी दोस्त की सरप्राइज हो गए। दोस्त आपस में ही बातें करने लगे। पहली दोस्त बोली अरे यार ये अनिका इतनी खूबसूरत कैसे हो गई। दूसरी दोस्त ने कहा ये तो किसी फिल्म की हीरोइन जैसी लगती है। दूसरा दोस्त बोला माय गॉड सी लुक्स सो ग्रेसियस। सबकी बातें सुनकर अनिका ने बड़े ही रुआब से कहा चलो जीत किसकी हुई ये तो पक्का हो गया।
अब जो सज़ा तय की वो पूरी कर ली जाए। ये कहती अनिका ने कामनी की कलाई को पकड़ा और अनिका से वही जूस का गिलास कामनी को देते हुए कहा, उसे पीने को कहा। कामनी ने गुस्से से अनिका के हाथ को झटक दिया, जिसने जूस का गिलास नीचे गिर गया। कामनी गुस्से से झुलस रही थी कि वो बोली, ये कैसे हो सकता है, तुम इतनी बदल कैसे सकती हो। और तभी गिलास टूटने की आवाज़ सुनकर गौतम और अनिका की सौतेली माँ मनीषा वहाँ भागते हुए आ गए। उनके वहाँ देखते ही कामनी ने नाटक शुरू कर दिया और एकदम से बेचारी बनकर कहने लगी, देखो माँ पापा, अनिका मेरी बर्थडे पार्टी में आकर मेरी पार्टी खराब करना चाहती है। मैंने सिर्फ इतना पूछा कि तुमने अपना वजन कैसे घटाया, तो मुझसे कहने लगी अब मैं तुमसे ज़्यादा खूबसूरत हूँ, भला तुम्हारी औकात ही क्या है मेरे सामने। ये कहते ही कामनी झूठ मूठ रोने लगी। इससे पहले कि अनिका अपनी सफाई में कुछ कहती, हमेशा की तरह गौतम ने बिना सच्चाई जाने अनिका को डांटना शुरू कर दिया। बस करो अनिका, बहुत बहुत तमाशा हो गया, एक डिवोर्स पेपर पर साइन करने के लिए कितना नाटक करोगी, और घर के अंदर चलो, कुछ जरूरी बात करनी है तुमसे। ये कहती गौतम को मनीषा अनिका हाथ पकड़कर उसे अंदर ले गए। घर में घुसते ही गौतम दरवाजा बंद करता है और 6 साल बाद अपनी बेटी को मिलने की कोई भी खुशी न जताते हुए सीधा मुद्दे की बात करते हुए गौतम सीधे मुद्दे की बात शुरुआत करता है। देखो अनिका, जो हो गया सो हो गया, हम लोगों ने और परेशान करके तुम्हें क्या मिलेगा, तुम मेहरबानी करके इन दोनों कागज़ पर साइन कर दो। अनिका ने देखा कि तो उसके सामने रूम की टेबल पर 2 पेपर्स और एक पेन रखा था। अनिका ने ये सुनकर थोड़ा सा चौंक गई। वो यहाँ अपने डिवोर्स पेपर पर साइन करने आई थी कि दूसरा पेपर किए थे, किस चीज़ के थे। गौतम ने मानो अनिका की मन की बात सुन ली। वो वैसे ही उसने कहा, दरअसल तुम डिवोर्स के लिए बाद हम यानी कि मैं और तुम्हारी माँ ये चाहते हैं कि कुणाल और कामनी की शादी हो जाए। कुणाल को भी शादी से कोई इतराज़ नहीं है और कामनी तो पहले से ही कुणाल को पसंद करती थी। बस कुणाल के दादाजी की एक ही इच्छा थी। कहते कि गौतम ने अपना गला साफ किया, मानो जैसे ही वो आगे कुछ बोलने के लिए हिम्मत जुटा रहे हो। आखिर में गौतम ने उसे वो बात बताई थी जिसके लिए आज वो सुबह से अनिका को फ़ोन करके घर पे आने को कह रहा था। गौतम ने असली मुद्दे पे आते हुए कहा, अनिका दरअसल तुम्हारी माँ के उधर जाने के बाद उसकी फार्मा कंपनी जो तुम्हारे नाम पर हो गई थी, वो कंपनी तुम अपनी छोटी बहन कामनी को शादी के रोकने में दे दो बेटा। मैंने सारे डॉक्यूमेंट तैयार करवा लिए हैं, तुम सिर्फ सिग्नेचर कर दो। अनिका ये सुनकर कुछ देर तक गौतम की ओर देखती रही। वो बोली, वो सोच रही थी कि क्या सच में उसके पापा ने वो कर दिया है, जिसे वो सुनकर भी मान नहीं सकती। और वो कभी सोच भी नहीं सकती थी कि नोरा खानदान के साथ रिश्ता बनाए रखने के लिए उसके पापा इतना नीचे गिर सकते थे। एक पल के लिए भले ही अनिका थोड़ी कमजोर पड़ गई थी, लेकिन दूसरे ही पल उसने खुद को संभालते हुए उसे मेज पर रखे उन पेपर्स को देखा। बिना कुछ कहे अनिका पेपर की तरफ आगे बढ़ी। उसने पेन उठाई और कुछ सोचकर वो डिवोर्स पेपर के पन्नों पर फटाफट साइन करने लगी। गौतम और मनीषा ये देखकर थोड़ी राहत की सांस लिए। उनको लगा कि अनिका सब कागज़ पर साइन करने को मांग रही है, लेकिन तलाक के पेपर पर साइन करने के बाद उसने धीरे से अपनी माँ कंपनी के कागज़ पर उठाया और बोली, अपना कहने को तो इस दुनिया में इस कंपनी के अलावा कुछ नहीं है मेरे पास, माफ़ कीजिए लेकिन ये कंपनी मैं आपको नहीं दे सकती। अनिका बड़ी ही शालीनता से मना करके सीधा वहाँ से निकल जाती है। गौतम और मनीषा को यकीन नहीं हो रहा था कि अनिका जो आज तक उसके पापा की हर एक बात चुपचाप मान लेती थी, उसने आज उनकी बात मानने से साफ मना कर दिया था। अनिका की सौतेली माँ मनीषा भागकर अनिका के पीछे जाती है और उसे रोकते हुए बोली, क्यों हमें बर्बाद करने पर तुली हो अनिका। पहले ही एक दिन ब्याही माँ बनकर तुमने समाज में हमारी इतनी इज्जत उछाली है, वो कम किया, अब अपनी माँ की ज़िंदगी भी बर्बाद करना चाहती हो। मनीषा की बातों को अनसुना करते हुए अनिका घर के मेन गेट से बाहर निकलती ही अनिका वाली थी कि तभी कामनी उसके सामने आकर खड़ी हुई और बोली, तुम्हें क्या लगा तुम तो कंपनी मेरे नाम नहीं करोगी, तो कुणाल मुझसे शादी नहीं करेगा। बेहन है ये तुम्हारा, कुणाल मुझसे शादी इसलिए करना चाहता है क्योंकि उसे पसंद हो, न कि तुम्हारी इस व्यक्ति के लिए जैसे तुम उसे तुम्हारे साथ करनी पड़ी थी। और तुम ये सब नहीं देख सकती हो क्योंकि तुम बचपन से ही मुझसे जलती हो। अनिका ने एक कटाक्ष भरी मुस्कान के साथ कामनी से कहा, कौन किससे जलता है इसका नमूना तुम बाहर दिखा चुकी हो। और रहा सवाल बचपन का, तो ये तुम्हें तो आदत है मेरी हर चीज़ को छीनने की। मेरे लिए जो भी अच्छे कपड़े, अच्छे खिलौने, अच्छी सैंडल आती थी वो तुम ही तो रख लेती। लगता है अभी भी वो आदत नहीं गई है तुम्हारी। जिस लड़के ने मैंने डिवोर्स दिया उसी से तुम शादी करना चाहती हो, तो ठीक है कर लो, कोई बात नहीं, मगर कंपनी तो मैं नहीं दे सकती। बचपन में अनिका का फ़ायदा हर कोई उठा ले जाता, लेकिन इसके बावजूद उसके मुँह से कभी कोई चू तक नहीं निकलती थी। शायद इसलिए सबने सोचा होगा कि अभी भी अनिका को उसका घर समाज का और बहन के भविष्य का वास्ता देकर बहलाकर उसका फ़ायदा उठाया जा सकता है। लेकिन किसी को नहीं पता था कि अनिका का शरीर ही नहीं बल्कि उसके मन का विचार हर कुछ इन 6 सालों में बदल चुका था। आज अनिका को इस तरह सबके अरमानों पर पानी फेरता देख कर सब लोग गहरे शौक में थे। अनिका के मुंह से ये सती कामनी पहली बार सुन रही थी और अब कामनी का पारा 7वें आसमान पर था। वो बुलाती हुई अनिका से बोली, समझती क्या हो तुम खुद को, वजन घटा लिया और तो जवान भी लड़ाना सीख गई हो, चाहे कुछ भी कह लो, मैं कल भी तुमसे ज़्यादा खूबसूरत थी और मैं हमेशा तुमसे ज़्यादा खूबसूरत होंगी, जितना दिखने में भी तुमसे आगे और बढ़ने में भी तुमसे आगे। कुछ ही साल में डॉक्टर बन जाऊंगी। मुझ जैसी लड़की को छोड़कर कुणाल तुम्हारे पास वापस आ ही नहीं सकता है। कामनी भी नहीं जानती थी कि उसके मुंह से आखिर कुणाल की बात क्यों निकल गई थी, लेकिन उसकी इस बात पर अनिका ने भी मुस्कुराकर कह दिया, चलो एक और सत्य लगाएं। अनिका की ये बात सुनकर न जाने क्यों कामनी का कॉन्फिडेंस अचानक से थोड़ा कम हो गया, क्योंकि कहीं न कहीं उसे हकीकत पता थी। वो अनिका का नया रूप भी देख चुकी थी और वो कुणाल की फितरत से वाकिफ़ भी थी। और तभी घर के मेन गेट के बाहर से कुणाल की आवाज़ आई, कहाँ गई वो मोटी, मुझे एयरपोर्ट पर 2 घंटे से वेट करवा, आज छोड़ूंगा नहीं उसे। कुणाल की ये बात सुनकर कामनी टेंशन में आ गई थी, लेकिन अनिका वहीं खड़ी कामनी के सामने मुस्कुरा रही थी।